हेलो गाइस, आज आपके सामने फिर से पेश है एक और नई वीडियो। जैसे कि हम क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं और हाल ही में इनके फिजिक्स का पेपर भी होने वाला है। तो पहले तो मेरी तरफ से सभी एस्पिरेंट्स को बहुत सारी बधाइयाँ और बेस्ट ऑफ लक, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छे हों और आप लोग अच्छी परसेंटेज से पास हों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। आज के हमारे टॉपिक का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत रखा हो। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइइलेक्ट्रिक। इसके लिए मैं आपको इसकी थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, बस खाली समझा दूंगा, वरना वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। सिर्फ हम डेरिवेशन करेंगे आज के इसमें। हमारे पास क्या है, अगर ये इस तरीके से अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पे हमारा प्लस चार्ज है और दूसरी प्लेट पे हमारा माइनस चार्ज है। ठीक है, ये प्लेट P1 है, ये प्लेट हमारी P2 है। हमें पता होता है जब हम किसी भी प्लेट को कोई भी चार्ज देते हैं तो वो उसके क्षेत्रफल पर समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी अगर हमारी d है, स्मॉल d, हमने इसके बीच में क्या रखा है, एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा है, परावैद्युत। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा हो कि परावैद्युत होता क्या है। इस परावैद्युत की मोटाई अगर T है, ठीक है, तो परावैद्युत यानी डाइइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जिसके इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से यानी उसके नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में ये हमारा क्या होता है, कुचालक होता है एक। अब इसका डेरिवेशन किस तरीके से, आप लोगों ने ये पढ़ दिया होगा पहले, इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी स्मॉल d है, इसकी बीच की इसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल t है। हमें यह पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमेशा प्लस प्लेट से हमेशा दूर की ओर होगी और माइनस प्लेट की हमेशा तरफ होगी। यानी वैद्युत क्षेत्र हमेशा माइनस प्लेट की तरफ लगेगा और प्लस प्लेट से हमेशा दूर लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लगाते हैं, जब हमने डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहाँ रखा है तो इसके बीच में क्या है, यहाँ पर हमारी ये एयर भरी है। जो ये सब्सटेंस है इसका परावैद्युतांक हम कोई भी k मान लेंगे और हमें इतना पता होना चाहिए कि एयर के लिए k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब सबसे पहले ये सब आपको इस थ्योरी में लिखना पड़ेगा जितना मैंने अभी कहा। सबसे पहला, प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने इससे पहले एक डेरिवेशन आपके पास रहा होगा कि जिसमें हम क्या कर रहे थे, किसी एक सिंगल प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, लास्ट में उसका रिजल्ट E = सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, 2K एप्सिलॉन नॉट आया होगा आपके पास। ठीक है, K एप्सिलॉन नॉट A, इस तरीके से फॉर्मूला आया होगा आपके पास। ठीक है, A नहीं, यहाँ पे A नहीं आएगा। क्या फॉर्मूला होता है, E = सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती है। और मैंने क्या कहा, एयर के लिए K की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब ये तो केवल किसके लिए था, एक सिंगल प्लेट के लिए था, पर अब हमारे पास क्या है, 2 प्लेट है। तो ऐसे सोचो, एक प्लेट के लिए इतना, दूसरी प्लेट के लिए भी इतना, तो ये 1/2 है। 1/2 पहली प्लेट के लिए, 1/2 दूसरी प्लेट के लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1, क्योंकि हाफ और हाफ 1 होता है। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, E = सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू और क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, पृष्ठ घनत्व, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। तो यहाँ सिग्मा की जगह पे हम क्या रख देंगे, Q अपॉन A रख देंगे। रखो यहाँ पे सिग्मा की जगह पे Q अपॉन A, तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। ये हमारी क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, 2 प्लेटों के कारण। तो हम इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं करेंगे, आप लोगों ने सीधे इसका रिजल्ट याद रखना है, जो कितना आएगा, E1 = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A आएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि हमने एयर के लिए कर रहे हैं ना, तो एयर के लिए K की वैल्यू कितनी, 1। ठीक है, अब
ये हमने किस पे निकाला, वायु के लिए निकाला। अब हम इस परावैद्युतांक के लिए निकालेंगे। तो प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम में ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू अब हमारे पास कितना हो जाएगा, यही Q अपॉन, अब हमारे पास कोई परावैद्युतांक माध्यम है ना, हम उसको हम K मान लेते हैं, तो इस टाइम हमारे पास आएगा K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो हमारे पास E1 वायु में आ गई, अब परावैद्युतांक की उपस्थिति में हमारे पास E2 आ गई है। अब हम निकालेंगे इन दोनों प्लेटों पे विभवांतर। तो प्लेट P1 व P2 के कारण के बीच विभवांतर, फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इक्वल टू होता है E इंटू डी। तो विभवांतर हम एक ही बार में दोनों का एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, पहली बार में पहली प्लेट के कारण E1, देखो E1 किसकी तीव्रता थी, वायु की थी। अब मैं पूछ, इतना बड़ा D है, इतने बड़े पे T रखा है, तो वायु केवल कितनी जगह पे बची, यहाँ पे, और यहाँ पे वायु बची। मतलब कि अगर हम इस पूरे D में से इतना T हटा देंगे, मतलब कि D माइनस T कर देंगे, तो हमारा कहाँ निकल जाएगा, ये वायु वाला पोर्शन निकल जाएगा इसका। तो E1 कितना हो जाएगा, D की जगह पे कितनी दूरी आएगी, केवल D माइनस T प्लस E2 किसके कारण थी, परावैद्युतांक के कारण थी, और परावैद्युतांक की चौड़ाई कितनी है, T लेंगे, E2 T। इनके मान रखो, E1 की जगह पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस E2 की जगह पे Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू T। इन सभी में कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है हमारे पास, Q एप्सिलॉन नॉट और A दोनों में है, तो उसको हम बाहर निकाल देंगे कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A बाहर आ गया। हमारे पास यहाँ बचा D माइनस T प्लस यहाँ बचा ये T, और अपॉन में कितना बचा K। ये हमारा क्या निकल गया, इन पे विभव, टोटल विभव। पर हमने विभव नहीं, हमें तो क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। धारिता का सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि संधारित्र की धारिता कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो C इक्वल टू तो C है, Q की जगह पे Q है, और V की जगह पे हम ये सारा का सारा यहाँ पे रख देंगे। ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पे D माइनस T प्लस T अपॉन K। देखो Q से Q कट जाएगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, जो तीसरे नंबर का है वो कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। तो C इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो यही क्या है, आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है। अगर आपको पेपर में सिर्फ इतना आएगा तो आपको यहाँ तक छोड़ देना है, पर पिछले साल इसमें इसके कुछ केस भी आए हैं। अब केस किस तरीके से कि केस 1, ये केस सिर्फ तभी लगाना जब आपको पेपर में पूछे गए होंगे पहली बार में, जब प्लेटों के बीच परावैद्युतांक संपूर्ण रूप से भरा हो, संपूर्ण रूप से भरा हो। ये पहला केस है, यानी जो ये D है ये आंशिक रूप से नहीं है, पूरी के पूरे में एकदम भरा है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितना बड़ा D होगा ना, ठीक उतना ही बड़ा आपका कितना हो जाएगा ये T। या आप कह सकते हैं कि T किसके बराबर हो जाएगा, हमारे D के बराबर हो जाएगा। तो जो ये रिजल्ट आया है, इसमें हम जहां जहां पे आपका क्या है T है, वहां वहां पे हम क्या रख देंगे, D रख देंगे आपके इसमें। तो रखो इसमें, तो कितना हो जाएगा ये C इक्वल टू
बाकी सब वही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी तो डी रहा, माइनस टी की जगह पे आ जाएगा डी, प्लस डी टी की जगह पे आ जाएगा डी अपॉन के, डी से डी कट गया तो कितना आंसर, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन के, ये अपॉन फिर से सबसे ऊपर, तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया पहला। दूसरा जो लास्ट ईयर बोर्ड में आया अब वाला, इस टाइम ये कहा था हमें सेकंड केस में, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में वायु हो, पूरे स्थान में वायु भरी हो। पूरे स्थान में वायु होने का मतलब है कि ये है ही नहीं, मतलब कि टी है ही नहीं, यानी टी है ही नहीं का मतलब टी इक्वल टू कितना हो, 0 हो। अब यहाँ पे जहां जहां टी है हर जगह पे 0 रखो, तो सी इक्वल टू हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी तो डी रहा, माइनस टी की जगह पे 0 प्लस टी की जगह पे 0 अपॉन के। हमें पता होता है कि 0 अपॉन कुछ भी हो तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है, तो ये भी 0, ये भी 0, तो केवल कितना बचा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये आपका दूसरा रिजल्ट है। तीसरा कि जब प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी रखी हो, क्या रखी हो, ये मेन है इसमें, धातु की पट्टी रखी हो। अब धातु की अगर पट्टी रखी हो तो धातु की पट्टी के लिए हमारा जो K होता है उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ये याद रखना है। क्या, धातु की पट्टी के लिए हमारा K की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो जहां पे K है वहां पे इनफाइनाइट रखो, तो C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो C इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, 1 टी अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0, तो केवल कितना बचा हमारे पास, ये डी माइनस टी, तो कितना आ गया, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, ये है। तो ये था आपका पूरा डेरिवेशन। एक केस और है कि इसके बीच में एक ही वो ना रख करके बहुत सारी प्लेटें रखी हों, तो उसके लिए है, तो उसके लिए तो हो नहीं जाएगा, वो नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर पेपर में। तो ये था आपका डेरिवेशन। ये केस 1, ये आपका केस 2, ये केस 3, ये केवल तभी लगाना जब पेपर में पूछे गए होंगे, वरना आपने केवल यहाँ तक रिजल्ट निकालना है। तो आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आपको इस तरीके से और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।